नमस्कार सभी साथियों का। और आज हम हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका मित्र कमल चाटोलिया। और आज हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा मॉडल पेपर जो क्लास जो 12 का है वो मॉडल पेपर हम डिस्कस करेंगे। तो आपका इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूँ। इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो मैं इस श्रृंखला में लगातार लाता रहूँगा। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और ज़रूरतमंदों को आप उसको भेजा करें, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ये चैनल पता नहीं है और इस पर मॉडल पेपर डिस्कस किए जा रहे हैं। तो कक्षा 12 का जितने भी मॉडल पेपर होंगे वो सारे करवाऊंगा, और 10वीं के होंगे वो सारे करवाऊंगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को पूरा देखा करें, और इसको चैनल को लाइक किया करें। आप लाइक नहीं करते हो, ऐसे चले जाते हो, तो क्या है, उससे मुझे फिर चैनल जो वीडियो बनाने का है फिर क्या है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वीडियो को पूरा देखते हो तो फिर लाइक करने में आपको कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो इसी के साथ अब हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मॉडल पेपर दूसरा, ध्रुव ध्रुवीयता का अंत। तो दो ध्रुव कौन कौन से थे उसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। यूएसए और यूएसएसआर, ये दो ध्रुव थे और ये कब बने थे, तो इसके बारे में सबसे पहले डिटेल से बात करते हैं। देखो, ध्रुव बने थे जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तब दो महाशक्तियाँ उभर के सामने आई थी, जिसमें एक का नाम तो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और दूसरा है यूएसएसआर, जो सोवियत संघ बोलते हैं, सोवियत संघ रूस बोलते हैं। तो एक तो रूस हो गया, एक अमेरिका हो गया। ये दोनों महाशक्तियाँ जब द्वितीय विश्व युद्ध में उभर कर सामने आई तो दोनों के बीच में इतनी कड़वाहट बन गई कि दोनों एक दूसरे से बड़ा अपने आप को साबित करना चाहते थे। तो दोनों महाशक्तियों के बीच में कड़वाहट जो पैदा हो रही थी उसका मुख्य कारण ये भी था कि क्योंकि अमेरिका के पास जब उस टाइम परमाणु हथियारों का परीक्षण कर लिया था, उसने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर, आपको पता होना चाहिए, द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दौर में परमाणु बम गिरवाए थे। तो इस वजह से क्या है, अमेरिका एक महत्वपूर्ण जो क्या है वो शक्ति उभर कर सामने आई, और उसका मुकाबला करने के लिए केवल एकमात्र जो सामने था वो सोवियत संघ रूस था। अब बात करते हैं दो ध्रुव, जब विश्व में दो ध्रुव बढ़ गए तो क्या है, भारत क्या है इन दोनों में से सम्मिलित क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भारत ने जो नीति अपनाई थी, जो भारत की जो विदेश नीति थी उसका नाम है गुड निरपेक्ष नीति। इस जो किताब में हमने पढ़ा भी होगा, गुड निरपेक्ष नीति क्या थी। गुड निरपेक्ष नीति भारत ने अपनाई थी। गुट निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि जैसे दो गुट बने हुए हैं, दो गुट बने हुए हैं, जैसे मान लेते हैं हम भी ये दो गुट बने हुए हैं, ए नंबर का गुट बना हुआ है, 2 नंबर का गुट बना हुआ है, ठीक है। अब ये आप हो, मान लो 30 नंबर पर है, तो हम ना इस गुट में जाएंगे ना इस गुट में जाएंगे, तो हम दोनों गुट में नहीं जाए तो हम क्या गुट निरपेक्ष नीति का पालन कर रहे हैं। तो भारत ने, और भारत के अलावा केन्या, जो दक्षिण अफ्रीका के जो देश थे, उन्होंने ये गुट निरपेक्ष की नीति अपनाई थी। तो मुख्य रूप से कहने का तात्पर्य ये है कि विश्व दो धड़ों में बंट गया था, जिसमें एक तो अमेरिका, दूसरे में यूएसएसआर जो रूस था। अब इस जो जो दूर ध्रुवीयता था उसके बाद में इसका अंत कैसे हुआ, बर्लिन क्या था, जर्मनी की जो बर्लिन की दीवार थी वो क्यों गिरवाई गई, कब गिरवाई गई, इस चैप्टर में मुख्य बातें यही है। तो आपको निश्चित तौर पे अंतिम तक इस वीडियो को देखना है पूरा, क्योंकि इसको हम बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे और इसको हम पेपर में पूरे से पूरे नंबर लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी। तो बर्लिन का जो दीवार थी वो किसका प्रतीक थी, वो शीत युद्ध का प्रतीक थी। शीत युद्ध आपको मैंने बता दिया, ऐसा युद्ध जिसमें युद्ध ना होना, केवल युद्ध होने की जो प्रक्रिया थी वो शीत युद्ध मानी जाती है। जिसमें युद्ध नहीं हुआ, युद्ध होने की आशंका जताई गई, दो देश एक दूसरे के निकट आए, मिसाइलें तैनात कर दी गई, पर युद्ध नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं वर्ल्ड वॉर या कोल्ड वर्ल्ड वॉर बोलते हैं, शीत युद्ध बोलते हैं। तो ये तो हो गई शीत युद्ध की बात। अब हम चर्चा करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है। तो यूएसएसआर का पूरा नाम है सोवियत समाजवादी गणराज्य। तो सोवियत समाजवादी गणराज्य, ये 20 प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा प्रश्न है बर्लिन की दीवार कब बनाई गई। तो 1961 में बर्लिन एवं पश्चिमी बर्लिन की मध्य बर्लिन की दीवार बनाई गई। मान लो ये बर्लिन की दीवार है,
तो इसमें एक साइड की एक साइड ये गुट हो गया, एक साइड ये गुट हो गया, तो दोनों में एक साइड जो ये पूर्वी जर्मनी होगी, ये पश्चिमी जर्मनी होगी। तो जर्मनी क्या दो जोड़ों में बंट गई और ये एक दीवार के माध्यम से बांट दी गई। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है, बर्लिन की दीवार कब बनी? ये तीसरा प्रश्न हमने कर लिया। चौथा प्रश्न है, पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक किससे कहा गया? तो बर्लिन की दीवार को पूंजीवादी और साम्यवादी दीवार का प्रतीक कहा गया। इसका कारण मैं बताता हूँ। जैसे एक दीवार खींच दी तो इसमें एक गुट था वो पूंजीवादी गुट था, एक था जो साम्यवादी गुट था, तो दोनों के बीच की जो कड़ी थी वो एक दीवार थी, बर्लिन की दीवार थी। तो कहने का मतलब ये हो गया, एक पूंजीवादी गुट था और एक साम्यवादी गुट था, तो दोनों गुट के बीच में ये दीवार बनी हुई थी। पांचवा प्रश्न है, पूरी जर्मनी की आम जनता ने बर्लिन की दीवार को कब गिरा दिया? तो 1989 में बर्लिन की दीवार को गिराया गया था, जिसमें पूरी जर्मनी की जो आम जनता थी उसने इस दीवार को गिरा दिया। रूस में समाजवादी क्रांति कब हुई? तो 1917 में रूस की समाजवादी क्रांति हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको मोस्ट लगा लेना। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी? सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी क्या है? सोवियत आज भी चलती है कम्युनिस्ट पार्टी, और भारत में भी ऐसी जो लाल झंडे वाली जो पार्टी आपको दिखाई देती होगी बिहार के साइड, जैसे छत्तीसगढ़, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी चलती है, उत्तर प्रदेश में भी है। तो कहने का मतलब क्या, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो समाजवादी विचारधारा से खास मेलजोल रखती है। आठवां प्रश्न है, समाजवादी खेमे के देश को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? समाजवादी खेमे के देश को दूसरी दुनिया के देश से नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब पूंजीवादी होगा वो एक दुनिया होगी, और जो समाजवादी थी वो दूसरी दुनिया होगी। तो दो दुनिया में देश बटा हुआ था। दूसरी दुनिया के नेता कौन था? दूसरी दुनिया के नेता था वो सोवियत संघ गणराज्य था, यूएसएसआर था। वर्तमान में सोवियत संघ का नाम रूस हो गया था, उसके पहले उसका यूएसएसआर था, एक बड़ा गणराज्य था। इसमें यूक्रेन के देश, काफ़ी देश सम्मिलित थे जो आज वर्तमान में यूरोप महाद्वीप में स्थित है। वो पहले क्या है, रूस के इस गणराज्य में सम्मिलित देश थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव। जब मिखाइल गोर्बाचेव ने ही समझ लो कि शीत युद्ध का अंत करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा था, मतलब योगदान नहीं कह सकते, इसमें सबसे बड़े नाकाम साबित हुए थे, क्योंकि इन्होंने जब अपने कार्यकाल में ये घोषणा की तब ये एकदम रूस के एकदम कमजोर पड़ चुका था। 1991 में आम जनता में रूस गणराज्य में किस नेता ने चुनाव जीता था? बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव में जीता था चुनाव, जो चुनाव के नेता चुनकर आए थे। नाटो का पूरा नाम क्या है? देखो, नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन इसको हिंदी में नाम है। अंग्रेजी में आप याद करना चाहते हो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाम इसका है। रूस के किन दो गणराज्यों में इससे अलगाववादी आंदोलन चले? तो चेचन्या और दगिस्तान, ये दो जगहों के नाम में आप याद कर सकते हैं। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है? शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचा उच्चार करना है। जैसे हम धीरे से एक शॉक देते हैं, इसको झटका बोलते हैं, और उसको बाद में हम उसको वापस किया है, इसको रिकवर करते हैं, इसको शॉक थेरेपी बोलते हैं। शॉक थेरेपी साम्यवादी देश के द्वारा कब अपनाई गई? 1990 में। सोवियत संघ जो संसद का क्या नाम था? सोवियत संघ की जो संसद थी उसका नाम था ड्यूमा। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, ड्यूमा किसको कहते हैं? तो ये सोवियत संघ की जो संसद थी उसका नाम ड्यूमा था। जैसे हमारी भारत की जैसे संसद बोलते हैं, अमेरिका में उसको कांग्रेस बोलते हैं, तो अलग अलग जगह के क्या अलग अलग नाम है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 25 दिसंबर 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव जब राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे देते हैं, तब क्या है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। सोवियत प्रणाली क्या थी? अब देखो, ये अब लघुरात्मक और अति लघुरात्मक प्रश्न शुरू हो गए हैं, तो आप इसको महत्वपूर्ण रूप से बिंदु वाइज समझते चलें। आप ध्यान से सुने, ये आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे। सोवियत प्रणाली क्या थी? सोवियत प्रणाली रूस में 1917 के साम्यवादी क्रांति के दौरान पूंजीवादी देशों के विरोध में, भाई रूस में जो 1917 में जो क्रांति आई थी वो पूंजीवादी देशों के विरोध में थी, क्योंकि जो सोवियत संघ था वो क्या एक साम्यवादी देश की विचारधारा से संबंध रखता था। दूसरा बिंदु है, इसका मुख्य लक्ष्य समाजवाद के आदर्शों पर समतामूलक समाज की स्थापना करना था। साम्यवादी में पूंजीवादी मंत्र ये होता है, पूंजीवादी में जो सबसे ज़्यादा मतलब व्यापार को, पूंजी को महत्व दिया जाता है। साम्यवाद में समानता को, पूंजी को एक बराबर समानता में बांटने की विचारधारा में इसको अलग अलग तरीके से दोनों देशों में अलग अलग तरीके से मतलब बांटते हैं। निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त कर समाज और समानता के सिद्धांत पर रखने की कोशिश करता था।
मतलब कहने का मतलब अभी पूंजीवादी देशों में तो क्या है, एक बड़ा तबका होता है जो ज़्यादा अमीर होता है, उसमें क्या है सोवियत संघ वाले ये चाहते थे कि जो कोई भी ज़्यादा अमीर ना हो, सबके क्या बराबर हिस्से में, जैसे 100 रुपये तो सबके 100 जनों के 1-1 रुपये जो डिवाइड हो जाए उस तरह से थे। चौथा पॉइंट है, सोवियत राज्य प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। सोवियत की जो मेन धुरी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। अन्य दलों या विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी, वहाँ पर केवल एक दल काम करता था। जैसे आप वर्तमान चीन में देख सकते हो, चीन में केवल एक दल है। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध थी और राज्य के नियंत्रण में थी। पूंजीवादी देशों में क्या है, अर्थव्यवस्था प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में होती है, इसमें राज्य का योगदान नहीं होता। राज्य का मतलब यहाँ पर देश है, राष्ट्र है, ठीक है ना। राज्य का मतलब ऐसे नहीं कि राजस्थान है, पंजाब है, ये इस तरह से। राज्य का मतलब एक राजनीतिक शब्द के तौर पर देखें, राज्य का मतलब देश होता है, राष्ट्र होता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, द्वितीय विश्व के बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद में सोवियत संघ एक महाशक्ति बनकर उभरा था और यहाँ पर क्या है, अर्थव्यवस्था ज़्यादा विकसित तो थी और यहाँ की सबसे पहले जो संचार प्रणाली थी